हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेलडोजन इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम एक खास इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस करने वाला है। तो जिस इंडस्ट्री के ऊपर आज हमारा फोकस है, ये रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री है। और दोस्तों, आप सब लोग को पता है, इससे पहले मैंने आपके साथ रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का एक स्पेसिफिक सेगमेंट है जो वेस्ट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री है, उसके ऊपर अलग से एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर रखी है। तो अगर आप लोग को स्पेसिफिकली वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखनी है तो आप लोग मेरे चैनल पे वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन दोस्तों, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारा स्पेसिफिक फोकस होगा मेटल की रिसाइकलिंग के ऊपर। तो आप लोग कह सकते हैं आज की वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। यहाँ हम किसी भी स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा पूरा फोकस रहेगा इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। ना ही हम लोग अपनी वीडियो में किसी कंपनी के कोई चार्ट शेयर करते हैं। तो हमारा फोकस रहता है आपको एजुकेट करने का यहाँ पे इंडस्ट्री को लेके, जिससे आपको इंडिया के अंदर इस तरह की इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है इसकी डिटेल समझ में आ पाए। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको हर वीडियो में ये भी बताता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो जैसा मैंने आपको बताया, आज के दिन हम डिटेल एनालिसिस करेंगे इंडिया की मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का। तो बिना किसी देर की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेगी। आप इसमें से कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 डिफरेंट मेंबरशिप्स हैं। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस हैं, ये आपको यहाँ पे मेंबरशिप में क्लिक करके समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, आपने कोई सी मेंबरशिप इन चारों में से ले रखी है, आप लोग को यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट प्रिविलेज मिलेगी। तो ये प्रिविलेज दोस्तों ये होगी कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हम कंपनीज के बिजनेस को डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने आपको कई बार पहले भी इन्फॉर्म किया है, हम यहाँ पे प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं, ना ही हम चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन करते हैं। हमारा पूरा फोकस कंपनी के बिजनेस पे रहता है। तो अगर आप इस तरह की इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और उसके बाद दोस्तों, आप उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप उन वीडियो को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद अपनी स्क्रीन में यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके अंदर आपको मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। ये स्पेशल टेलीग्राम चैनल मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए खोल रखा है। तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट के अंदर क्लिक करके इस स्पेशल लिंक के थ्रू मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं पिछले काफी टाइम से आप लोग के, खासकर अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए कुछ खास वीडियोस पोस्ट करता हूँ। और ये वीडियो आप तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। तो यहाँ पे कुछ दिनों पहले दोस्तों, मैंने आपके साथ एक और इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर की थी। यहाँ पे मैंने पावर इंडस्ट्री के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट कंपनीज है जिन्होंने यहाँ पे Q4 के रिजल्ट पोस्ट किया है, उनको शेयर किया था, जिससे आपको ये अंदाजा है कि पावर सेक्टर के अंदर कैसी डिमांड आ रही है और पावर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आप वो इंपॉर्टेंट वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, मैं जो सारी इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट करता था अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए, ये मेंबर्स वाले टैब में पोस्ट करता था। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ दिनों पहले से इसको चेंज कर दिया है। अब आपको ये सारी वीडियोस मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेंगी। अब हम सीधे चलते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के एनालिसिस में। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, आज की हमारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया की मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। ये एक काफी क्रिटिकल सेगमेंट है ब्रॉडर रिसाइकलिंग के अंदर और वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर। तो ये ड्रिवन है दोस्तों इस टाइम पे बाय द नीड फॉर सस्टेनेबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इकोनॉमिक बेनिफिट्स और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। यहाँ पे इसका फोकस है दोस्तों मेनली रिकवरिंग करने के लिए और प्रोसेसिंग करने के लिए फेरस, जिसके अंदर आपको यहाँ पे स्टील आयरन दिखेगा, और नॉन फेरस जिसके अंदर आपको यहाँ पे लेड एल्यूमिनियम और कॉपर दिखेगा फ्रॉम स्क्रैप्स, जिससे यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके रिलायंस को वर्जिन मटेरियल की और मिनिमाइज किया जा सके यहाँ पे एनवायरमेंटल इंपैक्ट को जो यहाँ पे इन मेटल्स का होता है। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं दोस्तों, जैसे ग्रेविटी इंडिया लिमिटेड हो गई या पॉन्डी एक्साइड्स एंड केमिकल लिमिटेड हो गई। ये इस इंडस्ट्री के अंदर काम करती हैं, या आप कह सकते हैं मेजर प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जो स्पेशलाइज करती हैं यहाँ पे नॉन फेरस मेटल्स के अंदर, पर्टिकुलरली लेड के अंदर। तो यहाँ पे एनालिसिस दोस्तों कवर करेगा आज के दिन यहाँ पे इंडस्ट्री के मार्केट साइज को, ग्रोथ ड्राइवर्स को, चैलेंजेस को, की सेगमेंट्स को, यहाँ पे कौन से मेजर प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, इसको, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, और साथ में यहाँ पे जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं इंडिया की मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के, इसको। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री का ओवरव्यू। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए इंडस्ट्री के ओवरव्यू में, सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट साइज और ग्रोथ। करंट जो मार्केट साइज इस टाइम पे इंडिया की मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का, ये एस्टिमेटेड है यहाँ पे करीबन US बिलियन डॉलर में, करीबन 6.5 बिलियन डॉलर के आसपास 2025 में। और यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है दोस्तों, ये एस्टिमेट लगा रहे हैं कि ये रीच कर जाएगा US बिलियन डॉलर में 10.2 बिलियन डॉलर बाय 2030। और ये जो ग्रोथ है दोस्तों इस टाइप पे, अगर आप इसको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट में देखें तो ये ग्रोथ रेट आपको करीबन यहाँ पे दिखेगा 9.4% का।
यहाँ पे स्पेसिफिकली दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है, खासकर यहाँ पे इंडिया की मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो नॉन फेरस मेटल है जैसे लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर हो गए, इनका सबसे बड़ा अकाउंट इस टाइम पे सिग्निफिकेंट शेयर है ड्यू टू देयर हाई वैल्यू और डिमांड। अब यहाँ पे अगर आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया इस टाइम पे अमंग टॉप 5 मेटल स्क्रैप इंपोर्टर्स में से है ग्लोबली। ये इंपोर्ट करता है यहाँ पे करीबन 8 मिलियन टन के आसपास एनुअल बेसिस पे। इसकी वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे यूएस बिलियन डॉलर में 3 to 4 बिलियन डॉलर के आसपास। प्राइमरी इसके अंदर यूज होते हैं देखिए आपको एल्यूमिनियम, कॉपर और स्टील के स्क्रैप्स। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप रिसाइकलिंग रेट्स के अंदर देखें, सबसे पहले फेरस मेटल्स आते हैं। तो करंटली इंडिया के अंदर 30 to 35% स्टील और आयरन रिसाइकिल्ड होता है, विद इंडिया प्रोड्यूसिंग 25 मिलियन टन ऑफ स्टील स्क्रैप्स एनुअल बेसिस पे। इसके अलावा यहाँ पे नॉन फेरस मेटल के अंदर आपको दिखेगा ओनली 20 to 25% मेटल्स लाइक लेड, एल्यूमिनियम और कॉपर जो रिसाइकिल होता है, और ये सिग्निफिकेंटली लोअर है दोस्तों जो ग्लोबल बेंचमार्क है 90% का, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई इनके अंदर। तो यहाँ पे इंडिया के पास दोस्तों अभी भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है नॉन फेरस मेटल में यहाँ पे डेवलप करने के लिए। अब दोस्तों हम आते हैं यहाँ पे लेड रिसाइकलिंग के अंदर। तो यहाँ पे की सब सेगमेंट है, ये वैल्यूड है करीबन यहाँ पे 1.2 बिलियन डॉलर के आसपास। तो ये ड्रिवन है दोस्तों इस टाइम पे बैटरी की रिसाइकलिंग के द्वारा। जो लेड एसिड बैटरीज है इनकी रिसाइकलिंग होती है और एक्सपेक्टेड है दोस्तों ग्रो करेगी यहाँ पे 2.5 बिलियन डॉलर के आसपास 2030 तक। तो 1.2 बिलियन से अगर 2.5 बिलियन डॉलर की हो जाएगी तो यहाँ पे आपको डबल ग्रोथ आती दिख रही है, दुगना साइज दिख रहा है। तो ये फ्यूल होगी दोस्तों इस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इस टाइम पे, जिसे आप ईवी कह सकते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज डिमांड्स के चलते हुए। तो ये मैंने आपके साथ दोस्तों सबसे पहले लेड रिसाइकलिंग कवर की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग को। इसकी वैल्यू दोस्तों आपको दिखेगी यहाँ पे 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास, और ये प्रोजेक्टेड है इस टाइम पे ग्रो करके 2030 तक हो जाएगी 2.8 बिलियन डॉलर के आसपास। तो यहाँ पे भी आप लोग को लगभग यहाँ पे डबल ग्रोथ आती दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें जिससे ग्रो करेगा तो ये 10.2% का है। ये ड्रिवन है इस टाइम पे ऑटोमोटिव और पैकेजिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ के चलते। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन दे रखे हैं। मेटल रिसाइकलिंग जो इंडस्ट्री इस टाइम पे एम्प्लॉय करती है 1.75 मिलियन पीपल को, और कंट्रीब्यूट करती है 2% के आसपास इंडिया की जीडीपी में। तो यहाँ पे काफी तगड़ी पोटेंशियल है दोस्तों सेविंग्स की, 14 लाख करोड़ के आसपास की बाय 2030 थ्रू रिड्यूस रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स। तो यहाँ पे भी ये काफी इंपॉर्टेंट तरीके से प्ले करेगा पार्ट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रैप जनरेशन और सोर्सेज आते हैं। इसके अंदर इंडिया जनरेट करता है 30 to 35 मिलियन टन ऑफ मेटल स्क्रैप्स एनुअल बेसिस पे, जो इंक्लूड करता है यहाँ पे फेरस स्क्रैप जो 25 मिलियन टन है, प्राइमरीली फ्रॉम एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है नॉन फेरस स्क्रैप्स। इसके अंदर आपको 5 to 10 मिलियन टन के आसपास का, जिसके अंदर इंक्लूडेड है लेड जैसे बैटरीज हो गई, एल्यूमिनियम जिसके अंदर पैकेजिंग और ऑटोमोटिव हो गए, और कॉपर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरिंग्स हो गई। तो यहाँ पे स्क्रैप जनरेशन के सोर्सेज भी दे रखे हैं दोस्तों इंडिया के अंदर किस हिसाब से स्क्रैप एनुअल बेसिस पे जनरेट हो रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सोर्सेज के अंदर इंडस्ट्रियल सोर्सेज आते हैं, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग रेसिड्यूज होती हैं, ऑब्सोलीट मशीनरी होती है जो 60% होता है इस टाइम पे यहाँ पे टोटल स्क्रैप का। इसके अलावा म्युनिसिपल के अंदर दोस्तों जो सोर्सेज होते हैं एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, अप्लायंसेज होते हैं, पैकेजिंग होती है, ये 30% यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा जो इंपोर्ट है ये बाकी का बचा हुआ 10% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्क्रैप्स में। तो आप कह सकते हैं 10% ऑफ स्क्रैप यहाँ पे इंपोर्ट होता है ड्यू टू इनसफिशिएंट डोमेस्टिक क्वालिटी और सप्लाई। यहाँ पे स्क्रैप जनरेशन कैसा हो रहा है, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, लेड रिसाइकलिंग के हिसाब से चल रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं की सेगमेंट्स इस टाइम पे इस इंडस्ट्री के। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री सेगमेंटेड है यहाँ पे मेटल टाइप्स के द्वारा, सोर्सेज के द्वारा और टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो सबसे पहले हम चलते हैं मेटल टाइप्स में। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखेंगे फेरस मेटल्स, जिसके अंदर इंक्लूडेड है स्टील, आयरन, जो वाइडली यहाँ पे रिसाइकल होते हैं ड्यू टू हाई अवेलेबिलिटी एंड डिमांड इन कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा दोस्तों मेजर एप्लीकेशन होती है जो रिबार में होती है, स्ट्रक्चरल स्टील में होती है, ऑटोमोटिव पार्ट्स में होती हैं। इसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे अगर आप देखें, सेकंड नंबर पे की सेगमेंट है नॉन फेरस मेटल्स, जो मैंने आपको इससे पहले भी चेकआउट कराया है। इसके अंदर आपको लेड दिखेगा, ये रिसाइकल्ड होते हैं फ्रॉम लेड एसिड बैटरीज जो यूज होती है यहाँ पे बैटरीज के अंदर। इसके अलावा केबल्स में, रेडिएशन शील्डिंग के अंदर कंपनीज लाइक ग्रेविटा इंडिया, पॉन डाइऑक्साइड डोमिनेट करते हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली लेड सेगमेंट के अंदर इंडिया में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एल्यूमिनियम सेगमेंट आता है, यहाँ पे रिसाइकलिंग की जाती है दोस्तों पैकेजिंग के द्वारा, ऑटोमोटिव पार्ट्स के द्वारा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के द्वारा, जो यहाँ पे यूज होते हैं लाइट वेट अलॉयज में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नॉन फेरस मेटल के अंदर अगला मेटल आता है कॉपर। कॉपर रिसाइकल्ड होता है यहाँ पे वायर्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू, प्लम्बिंग के थ्रू, विद हाई डिमांड इन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस। इसके बाद यहाँ पे अदर कैटेगरी के अंदर आपको दिखेगा जिंक, टिन, निकल, लेकिन इनके अंदर जो रिसाइकलिंग वॉल्यूम्स होती हैं ये थोड़ी स्मॉलर होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं ये मोर वैल्यूएबल होते हैं, आप कह सकते हैं ये ड्राइव करते हैं हायर प्रॉफिटेबिलिटी को और कंपनीज को। अब हम की सेगमेंट्स के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे सोर्सेज को। तो जैसा कि मैं आपको सोर्सेज पहले चेकआउट करा चुका हूँ, इंडस्ट्रियल सोर्सेज होते हैं, इसके बाद म्युनिसिपल सोर्सेज होते हैं, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के सोर्सेज होते हैं जिसके अंदर स्ट्रक्चरल मेटल्स और वायरिंग आती है। इसके बाद इंपोर्ट्स होते हैं जो हाई क्वालिटी स्क्रैप्स होते हैं, जो कंट्रीज यहाँ पे स्पेसिफिकली होती हैं यूएस, यूरोप और यहाँ पे मिडिल ईस्ट, इनसे किए जाते हैं।
इसके बाद आपको टेक्नोलॉजी का पार्ट दिखेगा यहाँ पे। की सेगमेंट्स के अंदर मैकेनिकल रिसाइकलिंग आती है सबसे पहले दोस्तों, ये इन्वॉल्व होती है इस टाइम पे शेडिंग करने के लिए, यहाँ पे सोर्टिंग के लिए, स्मेल्टिंग के लिए, यहाँ पे रिकवर करने के लिए मेटल्स को। तो ये वाइडली यूज होती है दोस्तों इस टाइम पे बोथ फेरस और नॉन फेरस मेटल्स के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे हाइड्रोमेटलर्जी दिखेगी, इसका यूज हो रहा है दोस्तों यहाँ पे इमर्जिंग नॉन फेरस मेटल्स के लिए, जैसे यहाँ पे लेड और कॉपर के लिए, यूजिंग केमिकल सोल्यूशन टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स। इसके बाद आपको यहाँ पे पायरोमेटलर्जी दिखेगी, ये हाई टेम्परेचर स्मेल्टिंग होती है लेड और एल्यूमिनियम के लिए। तो ये दोस्तों कॉमन है यहाँ पे कुछ खास फैसिलिटीज में जो ग्रेविटेंडिया और पॉन्ड डाइऑक्साइड इस टाइप पे ऑपरेट करती हैं। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे एडवांस सोर्टिंग दिखेगी, इसके अंदर एआई और सेंसर बेस्ड सोर्टिंग होती है। तो यहाँ पे इस तरह के दोस्तों सोर्टिंग सिस्टम्स का यूज किया जाता है गेन करने के लिए ट्रैक्शन और यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए स्क्रैप की क्वालिटी को। तो ये मैंने आप लोग को कुछ की सेगमेंट चेकआउट करा है। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर्स को। तो सबसे पहला दोस्तों इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो रिसाइकिल्ड मेटल मैंने आपको जैसे दिखाया 20 से 40% यहाँ पे चीपर होते हैं वर्जिन मेटल्स के मुकाबले। तो यहाँ पे रिड्यूस करते हैं प्रोडक्शन को, कॉस्ट को इंडस्ट्रीज की, लाइक ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा दोस्तों रिसाइकलिंग होती है जो कंजर्व करती है रिसोर्सेज को, 75% यहाँ पे एनर्जी कंपेयर टू प्राइमरी मेटल्स प्रोडक्शन। एग्जाम्पल के रूप में एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग सेव करती है 95% एनर्जी को। तो यहाँ पे इकोनॉमिक कारण भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है। इसके बाद दोस्तों दूसरे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर आते हैं रेगुलेटरी सपोर्ट। यहाँ पे जो नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी है 2019 की, ये टारगेट कर रही है 50% एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग बाय 2025 और 90% बाय 2030। और यहाँ पे सिमिलर गोल्स रख रखे हैं गवर्नमेंट ने अदर मेटल्स के लिए भी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं 2016 के, ये प्रमोट कर रहे हैं स्क्रैप कलेक्शन को और रिसाइकलिंग को। इसके बाद यहाँ पे बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं 2022 के, यहाँ पे मैंडेट कर रहे हैं रिसाइकलिंग को, लेड एसिड और लिथियम आयन बैटरीज की, जो बूस्ट कर रहे हैं यहाँ पे लेड और बैटरी रिसाइकलिंग को। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेगा स्वच्छ भारत मिशन, जो सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को और यहाँ पे इनडायरेक्टली एड कर रहा है स्क्रैप कलेक्शन को भी। तो जैसे मैंने आपको दिखाया दोस्तों, अगर आपको वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखनी है तो इस इंडस्ट्री को मैंने अलग से कवर कर रखा है। आज के दिन क्योंकि हम स्पेसिफिकली यहाँ पे मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को कवर कर रहे हैं, तो हमारा फोकस यहाँ पे मेटल रिसाइकलिंग के अंदर रहने वाला है। अब मैं आप लोग को ग्रोथ ड्राइवर के नेक्स्ट पार्ट में लेके चलता हूँ। तो ग्रोथ ड्राइवर के अंदर दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है ग्लोबल मार्केट के शिफ्ट्स। चाइना का जो बैन है इस टाइम पे दोस्तों स्क्रैप इंपोर्ट पे 2018 के आसपास, इसने रीडायरेक्ट किया यहाँ पे 8 मिलियन टन्स ऑफ मेटल स्क्रैप टू इंडिया, जिसने बूस्ट किया यहाँ पे डोमेस्टिक रिसाइकलिंग को। साथ में दोस्तों जो राइजिंग ग्लोबल डिमांड है इस टाइम पे रिसाइकलिंग मेटल्स की ड्यू टू सस्टेनेबिलिटी गोल्स, एग्जाम्पल के रूप में ईयू के सर्कुलर इकोनॉमी के टारगेट्स, ये सब काफी बड़े तरीके से ग्लोबल मार्केट में शिफ्ट ला रहा है और ये काफी बड़े तरीके से ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर डिमांड भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑटोमोटिव्स आते हैं सबसे पहले इसके अंदर। तो यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है ईवी के अंदर और लाइट वेट व्हीकल्स के अंदर, ये इंक्रीज कर रही है डिमांड को रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम की और यहाँ पे लेड की। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर दोस्तों लेड एसिड बैटरी जो है फॉर सोलर, विंड और एनर्जी स्टोरेज, ये ड्राइव कर रही है लेड रिसाइकलिंग को। इसके बाद कंस्ट्रक्शन आता है जिसके अंदर स्टील और एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग हुई, ये सपोर्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को। इसके बाद दोस्तों आपको दिखेगा यहाँ पे एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस टाइम पे इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। यहाँ पे कॉर्पोरेट जो अडॉप्शन हुआ है दोस्तों इस टाइम पे सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर, ये फोकस कर रहा है कंज्यूमर की प्रेफरेंस पे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की और एनकरेज कर रहा है यहाँ पे मेटल रिसाइकलिंग को। रिसाइकलिंग यहाँ पे रिड्यूस करी है दोस्तों साथ में CO2 एमिशंस। एग्जाम्पल के रूप में जो एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग है दोस्तों, ये एमिट करती है 95% लेस CO2 इन कंपेरिजन टू यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्शन। तो ये मैंने आपको मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कुछ खास चैलेंजेस। तो सबसे पहला चैलेंज आता है दोस्तों यहाँ पे लो रिसाइकलिंग के रेट्स। यहाँ पे ओनली 20 to 25% जो नॉन फेरस मेटल है और 30 to 35% फेरस मेटल को रिसाइकिल किया जाता है, कंपेयर टू जो ग्लोबल एवरेज है 15 to 90% का। तो यहाँ पे ग्लोबल एवरेज के मुकाबले इंडिया में अभी भी काफी काम होना बाकी है। तो ये काफी चैलेंज बन सकता है दोस्तों फ्यूचर में। इनसफिशिएंट क्योंकि कलेक्शन हो रहा है इस टाइम पे, और जो सोर्टिंग लिमिट है स्क्रैप की अवेलेबिलिटी की आगे जाके प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनफॉर्मल सेक्टर की जो डोमिनेंस है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो चैलेंज की तरह सामने आ रहा है। तो 60 to 70% दोस्तों यहाँ पे जो मेटल स्क्रैप कलेक्शन है, ये हैंडल्ड होता है यहाँ पे इनफॉर्मल वर्कर्स द्वारा, जो लैक करते हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड और एडवांस टेक्नोलॉजी को। तो यहाँ पे ये भी काफी एक डिसएडवांटेज है जो चैलेंज बन के आती है। इसके अलावा इनफॉर्मल जो प्रोसेसिंग है दोस्तों, एग्जाम्पल के रूप में ओपन बर्निंग ऑफ केबल्स फॉर कॉपर, ये कॉज करती है एनवायरमेंटल पोल्यूशन और मटेरियल लॉस। तो यहाँ पे फ्यूचर में हमें हो सकता है रेगुलेशन और टाइट होते दिखे, जिसके कारण इस इंडस्ट्री में आपको थोड़ी सेफ्टी के ऊपर और फोकस होता दिखे। तो यहाँ पे चैलेंजेस फ्यूचर में कम होते दिख सकते हैं, लेकिन करंटली इस तरह के चैलेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम कुछ और इंपॉर्टेंट चैलेंजेस चेकआउट करते हैं। यहाँ पे इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है एक इंपॉर्टेंट चैलेंज के रूप में। लिमिटेड मॉडर्न रिसाइकलिंग इस टाइप पे फैसिलिटीज है। यहाँ पे जो शेडिंग प्लांट है दोस्तों, बस 40 यहाँ पे लार्ज स्केल प्लांट्स है पूरे इंडिया में। इसके अलावा पुअर सेग्रीगेशन है दोस्तों यहाँ पे एट सोर्सेज, जो रिड्यूस करता है स्क्रैप की क्वालिटी को और यहाँ पे इंक्रीज करता है प्रोसेसिंग की कॉस्ट को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स पे,
ड्यू टू लो डोमेस्टिक यहाँ पे क्वालिटी और सप्लाई, जो इंक्रीज करता है कॉस्ट को और यहाँ पे सप्लाई चेन के रिस्क को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग ग्लोबल स्क्रैप जो प्राइसेस है ये भी इंपैक्ट करते हैं कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी को और इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को। इसके बाद यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है रेगुलेटरी जो गैप्स है ये। इसके अंदर दोस्तों जो इनकंसिस्टेंट यहाँ पे एनफोर्समेंट होता है वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का, ये लैक करता है इंसेंटिव्स फॉर फॉर्मल रिसाइकलर्स। साथ में यहाँ पे लिमिटेड मॉनिटरिंग होती है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर और इनकी एक्टिविटीज की, जो लेट करता है यहाँ पे एनवायरमेंटल वायलेशंस को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे चैलेंजेस के अंदर टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स भी आते हैं। लो अडॉप्शन है इस टाइम पे एडवांस टेक्नोलॉजीज का। एग्जाम्पल के रूप में जो हाइड्रोमेटलर्जी हो गई या एआई सॉर्टिंग हो गई, इसकी जो कॉस्ट होती है थोड़ी हाई होती है, तो यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कम होता है, तो टेक्नोलॉजी का एक कंस्ट्रेंट है। इसके अलावा स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज दोस्तों जो एसएमईज होते हैं लैक करते हैं एक्सेस यहाँ पे मॉडर्न इक्विपमेंट की, इसके कारण जो एफिशिएंसी होती है रिड्यूस होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो छोटी कंपनियां देखे हाई कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकती, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के कंस्ट्रेंट भी इनके अंदर रहते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ खास चैलेंजेस दिखाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं मेजर प्लेयर्स को जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कौन कौन से प्लेयर्स इस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। तो इंडिया की जो मेटल रिसाइकिल की इंडस्ट्री है दोस्तों काफी फ्रेगमेंटेड है। इसके अंदर देखिए मिक्स है लार्ज कॉर्पोरेशंस का, एसएमईज का और इनफॉर्मल प्लेयर्स का। तो यहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज दिखेंगी जैसे ग्रेविटा इंडिया होगी, ये फोकस करती है यहाँ पे लेड, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक रिसाइकलिंग के अंदर। प्राइमरी इसका फोकस है लेड रिसाइकलिंग में। तो इसकी प्रेजेंस दोस्तों ग्लोबल लेवल पे है 70+ कंट्रीज में, और इसकी फैसिलिटीज आपको इंडिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर, घाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, टोगो और सेनेगल में दिखेगी। इसकी अगर आप स्ट्रेंथ देखें तो यहाँ पे लीडर है लेड रिसाइकलिंग के अंदर, डाइवर्सिफाइड है इस टाइम पे एल्यूमिनियम के अंदर, प्लास्टिक्स के अंदर, और साथ में कंपनी की स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट मार्केट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी आती है जो इस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती है, पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल लिमिटेड। इसका फोकस भी यहाँ पे लेड रिसाइकलिंग के अंदर है और ये लीड करती है लेड एसिड बैटरीज के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें इसकी स्ट्रेंथ, तो इसकी स्ट्रेंथ के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्रेजेंस दिखेगी, इस कंपनी की एक्सपर्टीज दिखेगी लेड अलॉय और कंपाउंड्स में। इसके अलावा यहाँ पे इसकी वीकनेस है लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन कंपेयर टू ग्रेविटा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स चेकआउट करते हैं। यहाँ पे आपको नाइल लिमिटेड दिखेगी, इसका फोकस है लेड रिसाइकलिंग में, बैटरीज के लिए और यहाँ पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। इसके बाद इसकी स्ट्रेंथ आपको दिखेंगी हाई क्वालिटी लेड प्रोडक्ट्स, ये सर्व करती है ऑटोमोटिव और एनर्जी सेक्टर को। इसकी वीकनेस है दोस्तों यहाँ पे स्मॉलर स्केल, क्योंकि काफी छोटी साइज की कंपनी है, प्राइमरी डोमेस्टिक ऑपरेटर है, तो आपको इसकी ग्लोबल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगी मनाक्सिया स्टील, इसका फोकस है स्टील रिसाइकलिंग पे और प्रोसेसिंग पे। तो इसकी स्ट्रेंथ में दिखेगा आपको इसका फोकस स्ट्रांगली यहाँ पे फेरस मेटल्स के अंदर, जो सर्व करते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को। इसकी वीकनेस आपको दिखेगी लिमिटेड फोकस इसका नॉन फेरस मेटल में। इसके बाद आपको रूपर रिसाइकलर्स दिखेगी, इसका फोकस है मेटल्स में, प्लास्टिक रिसाइकलिंग में, और इसका एम्फेसिस है यहाँ पे नॉन फेरस मेटल्स के अंदर। इसकी स्ट्रेंथ के अंदर आपको इमर्जिंग प्लेयर दिखेगा है और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करती हुई दिखेगी। इसकी वीकनेस में आपको स्मॉलर स्केल दिखेगा कंपेयर टू अदर कंपनीज, जैसे मैंने आपको बड़ी कंपनी चेकआउट कराई पॉन्डी ऑक्साइड और ग्रेविटा इंडिया। इसके बाद आपको अगला मेजर प्लेयर दिखेगा इस इंडस्ट्री के अंदर टाटा स्टील, जो फेरस रिसाइकलिंग करता है। यहाँ पे इसका फोकस है स्टील रिसाइकलिंग पे थ्रू स्क्रैप बेस्ड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। इसके बाद यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ दिखेगी आपको लार्ज स्केल के ऑपरेशन इसके, इंटीग्रेटेड स्टील प्रोडक्शन, और लास्टली आपको इसकी वीकनेस दिखेगी प्राइमरीली इसका फोकस है फेरस मेटल्स के अंदर, लेस एक्टिव है नॉन फेरस मेटल्स में। इसके बाद यहाँ पे आपको हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड दिखेगी, इसका फोकस है एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग के अंदर और प्राइमरी प्रोडक्शन के अंदर। इसके बाद इसकी स्ट्रेंथ में दोस्तों आपको दिखेगा लीडर इस टाइम पे एल्यूमिनियम के अंदर विद रिसाइकलिंग फैसिलिटीज फॉर स्क्रैप। इसके बाद इसकी वीकनेस ये है दोस्तों कि इसका मेन फोकस इस टाइम पे प्राइमरी प्रोडक्शन पे, रिसाइकलिंग के अलावा। फिर यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट अदर प्लेयर्स हैं, जैसे जिंदल स्टेनलेस हो गया, ये एंगेज करता है स्टेनलेस स्टील की रिसाइकलिंग में। आर्कोटेक लिमिटेड हो गया, ये प्रोसेस करता है इस टाइम पे कॉपर और ब्रास को, और इसका थोड़ा बहुत फोकस है यहाँ पे कुछ खास तरह की रिसाइकलिंग एक्टिविटीज में। इसके बाद उसे यहाँ पे काफी छोटे छोटे देखिए एसएमई और इनफॉर्मल प्लेयर्स हैं जो हैंडल करते हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स, बट ये लैक करते हैं फॉर्मलाइजेशन। तो ये मैंने आपको कुछ मेजर प्लेयर्स दिखाए इस इंडस्ट्री के अंदर जो ऑपरेट करते हैं, और कौन कौन से प्लेयर यहाँ पे किस डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करते हैं। कोई नॉन फेरस मेटल्स में करते हैं और कोई फेरस मेटल्स में करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अपने एनालिसिस के। अब हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे दोस्तों आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज और रूल्स दिखेंगे गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी दिखेगी 2019 की। ये एम करती है इंक्रीज करने के लिए एल्यूमिनियम की रिसाइकलिंग बाय 50% 2025 तक, और यहाँ पे 90% बाय 2030 तक। और इसका टारगेट दोस्तों सिमिलर तरह का है बाकी मेटल्स के लिए भी। इसके बाद आपको यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स दिखेंगे 2016 के। ये मैंडेट करते हैं यहाँ पे स्क्रैप के कलेक्शन को, रिसाइकलिंग को टू इन्फोर्समेंट, लेकिन यहाँ पे जो इन्फोर्समेंट है ये इनकंसिस्टेंट है अभी थोड़ा। इसके अलावा आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर दिखेगा वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स जो 2022 में बने थे। ये रिक्वायर करते हैं दोस्तों यहाँ पे रिसाइकलिंग लेड एसिड और लिथियम आयन बैटरीज की, सपोर्ट करते हैं यहाँ पे लेड रिसाइकलिंग को। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी दिखेगी 2019 की। ये प्रमोट करती है फेरस स्क्रैप को जो यहाँ पे यूज होते हैं स्टील प्रोडक्शन के अंदर। ये टारगेट करी यहाँ पे 50% स्क्रैप बेस्ड स्टील बाय 2030। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन दिखेगा जो एलोकेट हुआ है इसके अंदर फंड
7,192 करोड़ के आसपास रूरल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 2025 तक। इसके थ्रू दोस्तों यहाँ पे इंप्रूव होगा स्क्रैप कलेक्शन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। इसके बाद आपका यहाँ पे अगला पार्ट दिखेगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, इंपोर्ट रेगुलेशन। यहाँ पे जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है दोस्तों, ये मॉनिटर करता है स्क्रैप इंपोर्ट्स को, इंश्योर करता है यहाँ पे क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को, जो आपको दिखेंगे यहाँ पे ISRI कंप्लायंट स्क्रैप्स। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स और जो रूल्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए और इस इंडस्ट्री में ग्रोथ लाने के लिए। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट इस इंडस्ट्री के। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले प्रोस्पेक्ट के अंदर मार्केट ग्रोथ को देखेंगे अगर आप, मेटल की जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री इस टाइम पे ये पॉइज्ड है रीच करने के लिए $10.2 बिलियन के आसपास 2030 तक, जो ड्रिवन होगी इस टाइम पे नॉन फेरस मेटल्स के द्वारा, जिसके अंदर स्पेसिफिकली फोकस होगा लेड और एल्यूमिनियम पे। लेकिन यहाँ पे जो लेड रिसाइकलिंग है दोस्तों, ये बेनिफिट करेगी इस टाइम पे ईवी बैटरी ग्रोथ के द्वारा, और यहाँ पे जो एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग है ये ग्रो करेगी इस टाइम पे ऑटोमोटिव और पैकेजिंग नीड्स के लिए। और जैसा मैंने आपको चेकआउट कराया था इससे पहले भी, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है जिसके अंदर यहाँ पे अडॉप्शन है AI बेस्ड सॉर्टिंग का और यहाँ पे ऑटोमेटेड शेडिंग का, ये इंप्रूव करेगा एफिशिएंसी को और स्क्रैप की क्वालिटी को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है इको पार्क्स के अंदर और मटेरियल रिसाइकलिंग जोन्स के अंदर, MZRs कह सकते हैं जिसे आप, यहाँ पे फॉर्मलाइज करेगा ऑप्शंस को। अब यहाँ पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के अंदर दोस्तों अगला पार्ट आता है पॉलिसी सपोर्ट का। जैसे मैंने आपको दिखाया गवर्नमेंट ने काफी डिफरेंट तरह के रूल्स और पॉलिसी बना रखी है। तो इंडिया की जो सर्कुलर इकोनॉमी का रोड मैप है इस टाइम पे ग्लोबल कमिटमेंट है। एग्जाम्पल के रूप में जो UN की सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये एम करते हैं 50 to 70% मेटल की रिसाइकलिंग का रेट बाय 2035। तो यहाँ पे सारी पॉलिसीज के चेंजेस भी इसको फॉलो करते दिखेंगे आपको। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे इंसेंटिव है देखिए जो फॉर्मल रिसाइकलर्स के पास, और जो यहाँ पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है ऑन इनफॉर्मल प्रोसेसिंग, ये ड्राइव करेंगे इस ग्रोथ को। इसके अलावा फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज में दोस्तों आपको यहाँ पे जॉब क्रिएशन भी होता दिखेगा। तो ये करंट इंडस्ट्री है जो ये क्रिएट कर सकती है 3 मिलियन के आसपास जॉब्स बाय 2030। क्योंकि आप लोग को पता होनी चाहिए दोस्तों जो रिसाइकलिंग इस टाइम पे 6 to 8 टाइम्स मोर लेबर इंटेंसिव होती है इन कंपेरिजन टू लैंड फिलिंग। तो यहाँ पे आपको काफी तगड़े तरीके से जॉब भी क्रिएट होती देख सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मलाइजिंग होगी इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर थ्रू ट्रेडिंग और यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये एनहांस करेगी लाइवलीहुड को भी। तो यहाँ पे जॉब क्रिएशन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टाइम पे फ्यूचर की ग्रोथ का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ खास चैलेंजेस है फ्यूचर में जो आपको एड्रेस होते दिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले रिडक्शन होगा इंपोर्ट डिपेंडेंस का बाय इंप्रूविंग डोमेस्टिक स्क्रैप क्वालिटी और कलेक्शन। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्केल अप की जाएंगी मॉडर्न रिसाइकलिंग फैसिलिटीज और यहाँ पे शेडिंग प्लांट्स को इन्फोर्स किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे रेगुलेशंस को यहाँ पे कर्ब करने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर की पॉल्यूशन को। और जैसे मैंने आपको दोस्तों इससे पहले भी चेकआउट करा था, यहाँ पे 2 मेजर प्लेयर्स हैं ग्रेविटा इंडिया और पॉन्डी एक्साइड। स्पेसिफिकली यहाँ पे ग्रेविटा इंडिया जैसी कंपनियां जो इनका यहाँ पे मार्केट शेयर 40% के आसपास है स्पेसिफिकली लेड रिसाइकलिंग के अंदर। तो ये मैंने आप लोग को दोस्तों कुछ फ्यूचर के इंपॉर्टेंट ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट दिखाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो पार्ट यहाँ पे कंक्लूजन का। तो यहाँ पे दोस्तों इंडिया की जो मेटल रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री है देखिए, ये हाई पोटेंशियल लगती है। स्पेसिफिकली यहाँ पे प्रोजेक्टेड है जो ग्रोथ फ्रॉम $6.5 बिलियन से यहाँ पे $10.2 बिलियन तक 2030 तक, जो ड्रिवन होगी इस टाइम पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स के द्वारा, रेगुलेटरी सपोर्ट के द्वारा, और यहाँ पे जो डिमांड आने वाली है ऑटोमोटिव, एनर्जी और कंस्ट्रक्शन के सेक्टर के अंदर। और यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, जो नॉन फेरस मेटल्स हैं, ये पर्टिकुलरली यहाँ पे लेड और एल्यूमिनियम, ये मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के लिए की ग्रोथ एरिया है। यहाँ पे कंपनीज जैसे ग्रेविटा इंडिया, पॉन्डी ऑक्साइड है, ये लीड करती हैं चार्ज मार्केट शेयर के हिसाब से। लेकिन आपको एक और चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो रिसाइकलिंग रेट्स हैं इनफॉर्मल सेक्टर की डोमिनेंस है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो गैप्स हैं ये पोस्ट करते हैं चैलेंजेस। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर और यहाँ पे जो रोबस्ट पॉलिसी होगी इन्फोर्समेंट की, ये काफी क्रिटिकल होगी यहाँ पे इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। और ये सब चीज अगर होती हुई देखी तो आपको इंडस्ट्री अचीव करती हुई दिखेगी 50 to 70% यहाँ पे रिसाइकलिंग रेट बाय 2035। तो ये दोस्तों मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस किया मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड और पॉन्डी एक्साइड्स, इन दोनों कंपनियों ने यहाँ पे रिसेंटली रिजल्ट पोस्ट किए हैं। तो मैं आपको इनके Q4 के रिजल्ट चेकआउट कराता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ग्रेविटा इंडिया के रिजल्ट। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी की जो सेल्स है ईयर ऑन ईयर बेस पे 20% इंक्रीज हुई है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी की जो एबिटा है दोस्तों 28% का इनमें भी इंक्रीज आया है। यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में 38% का इंक्रीज आया है। इसके अलावा कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है 29% इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली ग्रेविटा इंडिया 38% के हिसाब से प्रॉफिट में ग्रोथ करती हुई दिख रही है। तो ये रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे Q4 FY25 के हैं। अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे जो रिसेंटली पॉन्डी ऑक्साइड ने रिजल्ट पोस्ट किया है। पॉन्डी ऑक्साइड की दोस्तों आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे सेल्स जो है 45% ग्रो करती हुई दिख रही है। कंपनी का जो एबिट है 45% की ग्रोथ आपको इसमें भी आती दिख रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी 46% की ग्रोथ आई है और कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है इसके कारण यहाँ पे आपको 31% इंक्रीज होता दिख रहा है। तो इसके अंदर भी दोस्तों आपको कंपनी के नेट प्रॉफिट 46% इंक्रीज होते दिख रहा है। तो यहाँ पे दोनों कंपनी ने काफी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। तो ये मैंने आपको दोस्तों क्विकली यहाँ पे जो 2 मेजर प्लेयर्स हैं इनके यहाँ पे रिसेंटली Q4 FY25 के रिजल्ट्स आए, ये भी चेकआउट करा है। और जैसा मैंने आपको दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है।
यहाँ पे हमने किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। हमारा मेन फोकस यहाँ पे मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के एनालिसिस पे था और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। तो होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज का इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।